आखिरकार यूजीसी नेट का जून सेशन एक प्रकार से अब हम मान सकते हैं ख़त्म हो गया है। री एग्ज़ाम के बाद हम उसको ख़त्म डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार की तरह ऐसे कोई पेपर लीक या किसी प्रकार की धांधली का अब तक तो कोई माहौल बना नहीं है। लेकिन पेपर की क्वालिटी को लेकर डिस्कशन और एक तूफ़ान बिल्कुल मचा हुआ है, क्योंकि सचमुच में यूजीसी नेट ने इतना बकवास टाइप के क्वेश्चन पेपर बनाए थे इस बार भी कि एकदम अनएक्सपेक्टेड थे। सिलेबस तो ऐसा लगता है कि किसी काम का है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम शिफ्ट 2 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस उनको डिस्कस करेंगे। उस हिसाब से हम देखेंगे कि किस प्रकार का पागलपन क्वेश्चन पेपर में किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और किस प्रकार का उसका डिफ़िकल्टी लेवल था, इजी था या टफ था। तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कुछ के आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे जो कि क्लियर है। बाकी केवल क्वेश्चंस का फॉर्मेट पैटर्न हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली किस प्रकार का क्वेश्चन था उसका हमें पास एक अच्छे से आइडिया है नहीं। तो पहले क्वेश्चन अगर हम देखें तो जिसमें पूछा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो इंटरनेट से पता चलता है कि अक्टूबर 1932 में इस पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना हुई थी, जो कि वहाँ क्वेश्चन पेपर के ऑप्शन में भी दिया हुआ था। इसके बाद एक क्वेश्चन था जिसमें अलग अलग कमीशंस के नाम दे दिए गए थे और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाने के लिए कहा गया था, जिसमें जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ तो वुमेन कमीशन, चाइल्ड कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, ये 3 कमीशन उसमें थे। और भी कमीशन थे, लेकिन इनके बेस पर हम उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। फिर एक था क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस के ऊपर। हमारे देश में लगभग 6 भाषा है जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया हुआ है। तो इनमें 4 लैंग्वेजेस को देकर उनका ईयर मेंशन किए हुए थे और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सही से जमाना था। ईयर तो मेंशन नहीं थे, केवल लैंग्वेजेस थी, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको अरेंज करना था। फिर एक क्वेश्चन था जिसमें मैच द कॉलम टाइप ऑप्शन था। वहाँ पर स्टेट के नाम दे दिए गए थे और उनमें कब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था उसकी क्रोनोलॉजी हमको दे दी थी, उसको जमाने के लिए कहा गया था। काफ़ी टफ क्वेश्चन था, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल हमारे देश में कई बार लग चुका है और हर एक प्रेसिडेंट रूल को याद कर पाना इतना ईजी नहीं है। फिर पूछा गया है कि ज्योतिबा फुले जी ने जो गर्ल्स के लिए स्कूल खोला था सबसे पहला हमारे देश का, वो किस ईयर में खोला था। तो उसका आंसर है 1848, 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोला गया था पुणे में ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले के द्वारा। फिर पूछा है कि मूक नायक किसने लिखी है। तो मूक नायक की अगर हम बात की जाए तो मूक नायक एक न्यूज़पेपर था जिसकी शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा 1920 में की गई थी। हालांकि उस वक्त क्वेश्चन को देखकर ऐसा फील हुआ था कि मूक नायक कोई बुक है, तो इतना आइडिया था नहीं कि, और कभी पढ़ने भी नहीं आया था कि अंबेडकर जी ने इस प्रकार कोई बुक लिखी है, क्योंकि उस वक्त उसको बुक मानकर ही हम चल रहे थे, बल्कि वो एक न्यूज़पेपर था। मूक नायक मराठी में इसको लाया गया था। फिर पूछा था कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री थे। तो ये जो शख्स है वो कुछ समय पहले न्यूज़ में थे और कुछ सालों पहले भी न्यूज़ में थे, क्योंकि पैटर्निटी को लेकर एक विवाद चला था। किसी व्यक्ति ने उनका पुत्र होने का दावा किया था, तब पहली बार उनका नाम सुनने में आया था। तो वो थे ND तिवारी। वो एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के, जब नया उत्तराखंड राज्य बना था। फिर पूछा गया था कि विलेज पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो था आर्टिकल नंबर 14, जिसमें विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बात की गई है, जहाँ राज्य का कर्तव्य होगा कि वह पंचायतों और सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ जाए। फिर एक पूछा गया है कि फ्रेडलर्स कॉन्टिजेंसी मॉडल के बारे में। क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था वो तो याद नहीं, लेकिन फ्रेडलर्स कॉन्टिजेंसी मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था अमेरिका की पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जिसमें पूछा गया था कि अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी 1828 में। चूँकि ये इंडिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं था तो काफ़ी बच्चों को ये बहुत टफ लगा हुआ। फिर पूछा गया है कि किस वर्ष में विवेकानंद जी के द्वारा ब्रह्मवदिन की शुरुआत की गई थी। वैसे जब इसका इंटरनेट पे कंटेंट ढूंढा गया तो पता चला कि विवेकानंद जी ने तो शुरू नहीं की थी, लेकिन ये पहली ऐसी मैगज़ीन थी जो उनकी एडवाइस पे और उनकी इंकरेजमेंट पे शुरुआत की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में और वो शायद 1909 तक चली थी। फिर पूछा गया कि
एक इजी क्वेश्चन था कि फाइनेंस कमीशन का मेंशन हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मिलता है, तो वो है आर्टिकल 280। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर आप पूछा जाता है। और एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन कि नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था। ज़्यादातर स्टेट एग्जामिनेशन में हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, काफ़ी रिपीट होता रहता है। तो उसका आंसर था जनवरी 2015। हमारे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया था। फिर क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से यूएस प्रेसिडेंट थे जिनको जापान और रशिया के बीच मीडिएट करने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था, उनकी युद्ध विराम को लेकर था। तो ये कहानी है 1905-6 के आसपास की, जब जापान और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा था, तो उससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर है रूजवेल्ट, थियोडोर रूजवेल्ट, जिन्हें 1906 में पीस प्राइज़ दिया गया था अपने मेडिटेशन वर्क के लिए। फिर पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसका संबंध शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो ये था आर्टिकल 244 244, जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रावधान दिए हुए हैं। फिर क्वेश्चन है कि 2007 में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया था, तो यहाँ पर कुछ संस्थाओं के नाम लिखे थे, तो उसमें बताना था कि कौन सी संस्था को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था 2017 में। तो वो था इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने के लिए, वैसे ख़त्म तो होने हैं नहीं और कोई करने को रेडी भी नहीं, लेकिन एक अवेयरनेस इंटरनेशनल लेवल पे क्रिएट करने के लिए इस संस्था को 2017 को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। चौखंबा मॉडल काफ़ी इजी था, लोहिया जी का मॉडल है, और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। हाँ, ये क्यों क्वेश्चन था, काफ़ी नया था, इंटरेस्टिंग था, जिसमें पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। अक्सर हम ईयर को याद कर लेते हैं, लेकिन लोकेशन हमने कभी ध्यान नहीं दी। इंडिया में जो एटॉमिक टेस्टिंग का प्लेस है पोखरण, वो तो हमें याद है, लेकिन पाकिस्तान का यूजुअली सुनने में आता नहीं था। तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पर किया था, उस जगह का नाम पूछा था, तो उसका वो आंसर में दिया था चगई। तो ये वो प्लेस था, एक कोड नेम था, जहाँ पर पाकिस्तान ने इंडिया के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद एज रिटेलिएशन न्यूक्लियर टेस्ट अंडरग्राउंड वहाँ पर किए थे। बलूचिस्तान का ये प्रांत है, चगई डिस्ट्रिक्ट में। फिर ऑथर का नाम पूछा गया था, बुक का नाम है डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड हिपोक्रेसी, और पूछा था कि इनके ऑथर कौन है, तो वोल्डो जी इनके ऑथर हैं। इजी क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर क्वेश्चन था, यूजुअली बच्चे ने उन ऑथर का नाम सुना हुआ है। फिर पूछा है कि प्रधानमंत्री नेहरू के बाद ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपना 2 टर्म कंप्लीट पूरा करने के बाद तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इस प्रकार के अगर हम देखें तो वर्तमान में कोई एक ही नाम नज़र आता है, वो है वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। फिर 14 पॉइंट किसने दिया था, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि हम जब वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं तो इसमें इसका जिक्र वर्ल्ड वॉर 1 की जस्ट बाद हम देखते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट एजेंडा दिया था, जहाँ पर जिसके थ्रू लीग ऑफ नेशन की शुरुआत भी हुई थी। फिर है कि जो न्यूली बिल्ट सोमनाथ टेम्पल था उसका इनॉग्रेशन किसने किया था, तो चूँकि ये जो इनॉग्रेशन था काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद था, क्योंकि नेहरू जी इसके पक्ष में नहीं थे। तो उस स्थिति में नेहरू जी के विरोध के बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ओपनिंग सेरेमनी सोमनाथ टेम्पल की अटेंड की थी। तो वहाँ पर ऑप्शंस थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी, और इस प्रकार के 4 ऑप्शंस थे। फिर कुछ एक्ट्स दे दिए गए थे, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, माइंस एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट, और इनके ईयर पूछे गए थे कि किन वर्ष में ये एक्ट्स आए थे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में, माइंस एक्ट 1952 में, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में, और चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो इस प्रकार से क्रोनोलॉजिकल ज़माना था। अगर इसमें से 2-3 भी एक दो भी अगर हमें अच्छे से क्लियर होते तो शायद उससे तो क्वेश्चन पर बनाया जा सकता था। फिर रेडिकल ह्यूमनिज़्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, एम.एन. रॉय जी का एक कॉन्सेप्ट है रेडिकल ह्यूमनिज़्म का। फिर यूएन के बहुत सारे कन्वेंशंस दे दिए थे, और पूछा गया था कि मैच द कॉलम में पूछा गया था कि किस ईयर में हुए थे। तो जो यूजुअली हमने कन्वेंशंस देखे थे उसमें एक रिफ्यूजी से रिलेटेड कन्वेंशन था, और डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड एक कन्वेंशन पूछा गया था। तो इन सबको मिलाकर हमको उस क्वेश्चन को आंसर करना था। फिर पूछा है कि दलाई लामा भारत में किस वर्ष आए थे, तो उनका वर्ष पूछा गया था, तो वो था हमारा 19
59 जब तिब्बत में एक अपराइजिंग शुरू हो गई थी चाइनीज़ एनेक्सेशन को लेकर। तो उस वक्त जान के ख़तरे को देखते हुए वो अपने फॉलोअर्स के साथ इंडिया में तवांग रूट से इंटर किया था असम होते हुए। सिंपल क्वेश्चन है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब इनेक्ट किया गया था, तो ईयर पूछा है, तो 4+2 जोड़ दो 6, तो 1976 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारा 42nd वाला आया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कहते हैं। लिंकिंग पिन मॉडल किसने दिया था, इसके ऊपर पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है रिलेटेड है किससे, मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो फ्रांसिस लिकर्ट इसके लिए फेमस है लिंकिंग पिन मॉडल के लिए। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्रोनोलॉजी पूछी थी, कुछ पार्टीज़ के नाम दे दिए थे, उनको अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। काफ़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ नहीं थी, जो यूजुअली रीजनल पार्टीज़ होती है, तो उनके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर पूछा है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, तो ये अंबेडकर जी का कॉन्सेप्ट था। अंबेडकर जी की संस्था थी दलितों के उत्थान के लिए। फिर पूछा है कि हमारे देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि एक प्रकार से वो ये सब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर चुनाव करवाया था एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो सुकुमार सेन जी नाम उनका हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में काफ़ी प्रसिद्ध फेमस है, क्योंकि उनका जो काम था वो सचमुच बहुत बड़ा था। आज़ादी के बाद भारत जैसे इतने बड़े विस्तृत देश में चुनाव करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और उन्होंने बखूबी इसको निभाया था। फिर एक क्वेश्चन आया है, काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जिसमें राजीव गांधी जी के बाद जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल का पीरियड था, वह समय जब बहुत ही कम टाइम पीरियड में हमारे देश ने बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, और उनको बोला गया था कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाए। तो यहाँ हम अगर देखें लिस्ट में, तो राजीव जी के बाद की प्रधानमंत्रियों की लिस्ट, तो इन्हीं को शफल करके वहाँ दिया हुआ था और हमको अरेंज करना था। हालांकि यदि HD देवेगौड़ा जी को हम जानते कि वो लास्ट है इस क्रम में, तो उस क्वेश्चन को बनाना काफ़ी आसान था, एलिमिनेशन से वो इजीली सॉल्व हो रहा था। फिर क्वेश्चन है कि आर्टिकल 15 में ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स दिए हैं जिसके बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करना प्रोहिबिटेड है हमारे देश में। तो ऐसे ग्राउंड्स को हमको वहाँ पर अरेंज नहीं करना था, बताना था। ऑल ऑफ दिस इसका शायद आंसर था, जिसमें हमारे टोटल 5 ग्राउंड्स दिए थे, और वो इजी क्वेश्चन था। फिर ये एकदम रेकलेस क्वेश्चन, एकदम वेक क्वेश्चन कि सार्क के अलग अलग ईयर्स दे दिए और पूछा कि बताइए कि किस ईयर में क्या हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चंस थे, काफ़ी टफ क्वेश्चन था इस एंगल से अगर देखें तो। 2 मुझे याद है जहाँ तक कि उसमें पूछा गया था कि सार्क ईयर अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ कौन सा था, और सार्क ईयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इस प्रकार के 3-4 ईयर्स दिए हुए थे और उनको हमको मैच करना था। फिर एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि फादरलैंड एंड होली लैंड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो ये काफ़ी इजी है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी अगर हम पढ़े, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़े, तो उसमें हम वी.डी. सावरकर जी को पढ़ते हैं, जहाँ पर उन्होंने मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए कॉन्सेप्ट दिया था फादरलैंड और होली लैंड का। एकदम अद्भुत प्रकार का प्रश्न, शायद इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और शायद किसी ने नाम सुना भी नहीं होगा। जहाँ पूछा गया था कि शिकागो में 1893 में जो पहला वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट हुआ था, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद जी बहुत प्रसिद्ध है दुनिया भर में, तो उस वो रिलीजन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब इंटरनेट ढूंढा तब मिला कि जॉन हेनरी बैरो इस पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट थे, यू कह सकते चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे। एकदम अननोन क्वेश्चन है, अननोइंगली पूछना था तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे शिकागो वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, लेकिन उन्होंने इस प्रकार के क्वेश्चंस उठाए। तो ये एंटी खासियत है, इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ लोग नहीं सुधर सकते हैं, उसमें से एक है एनटीए। खैर इतने सारे शिफ्ट में पेपर होते हैं तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन पिछली बार तो ऑफलाइन था, उसमें भी सेम इसी प्रकार के हालात हमको देखने को मिले थे। हाँ, ये क्वेश्चन है जो काफ़ी टफ था इसका आंसर ढूंढ पाना भी, जिसमें पूछा गया था कि यूएस के से कौन से प्रेसिडेंट थे जो केवल 1 वोट से इम्पीचमेंट से बच गए थे, केवल और केवल 1 वोट से। तो जब इसका इतिहास हमने ढूंढने की कोशिश की तो मिला हमको एंड्रयू जॉनसन जी का नाम, जो केवल और केवल 1 वोट से, सिर्फ और सिर्फ 1 वोट से 1868 में इम्पीचमेंट प्रोसीजर से बच गए थे। अगर ऐसा होता तो पहले प्रेसिडेंट बनते जो कि इम्पीच होते। तो ये उनके इम्पीचमेंट से रिलेटेड था, काफ़ी टफ और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था।
फिर एक इजी क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि इस्लामिक वर्ल्ड की पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो ये थी हमारी फेवरेट बेनज़ीर भुट्टो। जब हम स्कूल लाइफ में थे, जब हमने पहली बार पेपर पढ़ना शुरू किया था, तो उन दिनों बेनज़ीर भुट्टो जी बहुत न्यूज़ में रहते थे, बड़े फॉर्म में थे। उस वक्त वो प्रधानमंत्री थे। और उसके कुछ दिनों बाद जब से हमने इनमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो एक बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये थे बेनज़ीर भुट्टो, पहले प्रधानमंत्री मुस्लिम वर्ल्ड के। पाटस्कर कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीधा क्वेश्चन था कि पाटस्कर कमीशन का संबंध किससे है? तो जब इंटरनेट खंगाला, ऑप्शंस तो मैं भी अच्छे से याद नहीं है, मुझे भूल चुका हूँ, तो पता चला कि इसका संबंध रीऑर्गेनाइजेशन या स्पेशली हिली एरियाज़ ऑफ असम के से रिलेटेड था। तो पाटस्कर कमीशन की एक संसद की डॉक्यूमेंट से मुझे पता चला है इस बारे में कि इनका संबंध आसाम के हिली एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन था जो कि हम बचपन में मिलने वाली सामान्य इन किताबों में देखते थे, जहाँ पर अलग अलग देशों के संसदों के नाम थे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि मैच द कॉलम में कि कौन से सही मैच है कि किस देश की संसद का क्या नाम है। उसमें एक ही डिसाइडिंग फैक्टर था, वो था इज़राइल की संसद। इज़राइल की संसद अगर आप जान जाते तो इस क्वेश्चन का आंसर बनाना काफ़ी ईजी था। तो इज़राइल, पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम और यूएस, आई थिंक यूनाइटेड किंगडम था कि यूएस था, कंफर्म नहीं है। तो इन 3-4 देशों के नाम थे, उनकी संसद के नाम थे, उनको मैच करने के लिए क्वेश्चंस दिया गया था। फिर प्रश्न है कि विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कब की गई थी? तो विश्व भारती की अगर हम देखें तो 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापना की गई थी। फिर फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन का नाम पूछा गया है, जो कि है हमारे नंद किशोर सिंह, जिन्हें हम मुख्य रूप से NK सिंह के नाम से जानते हैं। फिर मॉस्लोस हायरार्की ऑफ नीड के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पर हमको उस हायरार्की को जमाना था। 5 उनकी जो नीड्स दी गई है, तो उनको एक लॉजिकल सिस्टमेटिक मैनर में जिस प्रकार से मॉस्लो ने सजेस्ट की है उसको अरेंज करना था, वो हमारा क्वेश्चन था। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, जिसमें NK गोपालन केस, गोरखनाथ केस, केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल केस और इंदिरा साहनी केस ये दिए हुए थे, और इनको हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। वैसे मैंने जो बोले वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही थे। NK गोपालन केस 1950 का, गोरखनाथ केस 1967 का, केशवानंद भारती लैंडमार्क केस ऑफ 1973 और मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 सॉरी। फिर एक क्वेश्चन था कि बड़ा इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अगर हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है तो वो उसको बनाना काफ़ी आसान था, क्योंकि ये पहला केस था। क्वेश्चन था कि ऐसे कौन से पहले मुख्यमंत्री थे जिनको प्रेसिडेंट रूल के द्वारा हटाया गया था? तो बेसिकली ये थे केरल के मुख्यमंत्री EMS नंबूदिरीपाद। तो ये पहले थे कम्युनिस्ट लीडर थे, पहले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री थे हमारे देश के, जिनको इंदिरा गांधी जी के सरकार के दौरान पहली बार प्रेसिडेंट रूल का इस्तेमाल करके हटाया गया था। और ये वही समय था जब से हमारे जो इलेक्शन है वो डीसिंक होना शुरू हुआ है। पहले लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शन साथ में होते थे, क्योंकि शुरुआत थी हमारे देश की तो सभी का लगभग टेन्योर सेम चल रहा था। लेकिन यहाँ से जैसे ही प्रेसिडेंट रूल का कल्चर हमारे देश में आया तो टेन्योर्स बदल गए और देश में जो साल भर चुनाव का माहौल है उसकी शुरुआत हो गई। तो ये वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो मुख्यमंत्री का नाम पूछा था पहले जिन्होंने प्रेसिडेंट रूल फेस किया था। फिर क्वेश्चन था सिंपल सा करंट अफेयर का कि करंट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति कौन है? तो वो है आसिफ अली जरदारी। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्रोनोलॉजी थी, जिसमें ईयर्स पूछे गए थे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको बताना था कि कौन सा राज्य कब बना था। फिर हाई कोर्ट से क्रोनोलॉजी पूछी थी, जिनको अगर हम चाहें तो स्टेट्स की क्रोनोलॉजी के थ्रू भी बना सकते थे। हालांकि थोड़ा सा टफ था कुछ राज्यों को लेकर स्पेशली, पर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। फिर पूछा गया था कि तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है हमारे CN अन्नादुरई जी। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चल रहे तो सकता है। ऑप्शंस में थे CN अन्नादुरई, M करुणानिधि, K कामराज और एक चौथा नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ये ऑप्शंस दिए थे जिसमें हमसे
हमें बताना था कि पहले मुख्यमंत्री तमिलनाडु के कौन थे। फिर एक जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें जिसमें अलग अलग देशों में जो जुडिशरी है उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि संसद का रोल जजेस के अपॉइंटमेंट में, तो वो एक कंपैरेटिव पॉलिटी का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था, कहीं पढ़ने में यूजुअली वो आता नहीं है। फिर पूछा गया था कि हमारी जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस दी हुई है 22 भाषाएं जो है, स्पेशली 1950 के बाद जो भाषाएं ऐड हुई है उनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। 4 भाषाएं दे दी गई थी और उसके हिसाब से हमें उसको अरेंज करना था, जिसमें मैथिली भी एक ऑप्शन था। तो ये भाषा है जो कि 1950 के बाद हमारे देश के संविधान उनके 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। तो इसके एक बार क्रम अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर एक यूएन पीस कीपिंग के ऊपर पीस कीपिंग फोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन था, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन था, जिसमें हमें बताना था कि कब यूनाइटेड नेशंस ने अपने अलग अलग पीस कीपिंग ऑपरेशंस भेजे। इसमें 2 नाम स्पेशल थे, एक तो सुएज़ कैनाल क्राइसिस वाला था और दूसरा था साइप्रस क्राइसिस वाला। फिर एक रिफ्यूजीज रिलेटेड कन्वेंशन उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था, और एक था फर्स्ट पीस कीपिंग कमीशन। तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको जमाना था, तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया था। फिर लोकसभा के स्पीकर्स की क्रोनोलॉजी पूछी थी, जिसमें ओम बिरला जी जो कि हमारे लेटेस्ट अभी वर्तमान में स्पीकर है, उनका अगर हमको याद रहेगा या समझ अगर होती तो उसको हम एलिमिनेशन के थ्रू उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर मैंने अटैच किए हुए कुछ नाम जो कि यूएन पीस कीपिंग से रिलेटेड है, तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर मैंने एक लिस्ट भी दे दी है हमारे देश की लोकसभा के जो स्पीकर्स है शुरू से लेकर आखिर तक। एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था कि देश के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, जो कि हमारे जीवी मालवनकर जी थे, जो कि संविधान सभा की स्थापना के साथ संविधान निर्माण करने वाली सभा के साथ ही काम पर लगे हुए थे। फिर एक क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि अरबिंदो जी और हीगल को कंपेयर किसने किया था। तो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें ये बोला गया था कि जो हीगल भाई साहब हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है और हिंदुत्व के जो कॉन्सेप्ट है उनके मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड कुछ था, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट था, काफ़ी नया क्वेश्चन था, यूनिक क्वेश्चन था। तो उसके ऊपर पूछा गया था कि इसमें से इन चारों में से ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो ये क्वेश्चन अगर तुक्का लगाते एक प्रकार से तो सही जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि इसमें 3 इंडियन नाम थे और एक मात्र फॉरेन नाम था जो था स्टीव ओडिन जी का। तो उस हिसाब से क्वेश्चन को बनाना थोड़ा सा ईजी था। अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, यूजुअली इस प्रकार के स्टेटमेंट लोगों को याद नहीं रहते हैं, आपको किसी को याद नहीं रहता, हज़ारों स्टेटमेंट्स हैं, पर उस प्रकार से उसको अप्रोच किया जा सकता था और लोगों ने इस प्रकार से किया भी होगा। एक क्वेश्चन था, इजी था, अगर थोड़ा बहुत हमको अंडरस्टैंडिंग है कि किस प्रकार से अलग अलग पदों पर नियुक्ति की जाती है, किस प्रकार से कौन किसको ओथ दिलवाता है, तो हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे। इसमें हमको 4 ऑप्शंस दिए थे और पूछा था कौन सा सही है कौन सा गलत, इस प्रकार से कि कौन किसको ओथ दिलवाता है, हाई कोर्ट के जजेस को कौन ओथ दिलवाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन ओथ दिलवाता है, प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलवाता है, गवर्नर को कौन ओथ दिलवाता है। ऐसे 4 ऑप्शंस थे जिनको हमको सही या गलत प्रकार से बताने थे। फिर एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्रोनोलॉजी पूछी थी, उनके टेन्योर दे दिए हुए थे और नाम दे दिए हुए थे और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको अरेंज करना था। तो यहाँ पर मैंने एक पूरी लिस्ट दे दी है विथ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दोज प्रेसिडेंट्स, तो उसको आप एक थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया अगर हो जाए तो अच्छा है। फिर एजुकेशन कमीशंस के बारे में थे, हमको 3 नाम दे दिए गए थे और पूछा गया था कि इनके हेड कौन थे, जिनमें 2 को तो बता पाना बड़ा आसान था। जिसमें पहला था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एस राधाकृष्णन जी का, एक कोठारी कमीशन था एजुकेशन कमीशन। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए थे कमीशन के ऊपर और उनके हेड के साथ उसको अपने को मैच करना था। फिर अभिनव भारत और सावरकर जी के ऊपर एक क्वेश्चन था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अभिनव भारत का था या अनुशीलन समिति का था, पर वो सावरकर जी से रिलेटेड था। एक अच्छा खासा क्वेश्चन था, लंबे
4 ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें हमको बताना था कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। वो उस क्वेश्चन में मुझे केवल एक ऑप्शन याद था जिसमें लिखा हुआ था कि कबीरदास वाज अ पोएट ऑफ एंशिएंट इंडिया, और पूछा गया था कि कौन से स्टेटमेंट सही है। तो उसमें ये एकमात्र स्टेटमेंट था जो अगर हमको पता होता कि गलत है, क्योंकि कबीरदास जी एंशिएंट इंडिया के पोएट नहीं थे, वो मिडिवल इंडिया के पोएट थे। तो उस के बेस पर एलिमिनेशन करके इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता था। तो एक इजी क्वेश्चन उस प्रकार से बन रहा था। वैसे ऑप्शंस में अगर हम देखते 3 और ऑप्शंस तो वो थोड़े टफ थे, लेकिन कबीरदास जी को हाईलाइट करते अगर हम फोकस करते हैं तो क्वेश्चन एलिमिनेशन से इजी बन रहा था। फिर उस नागा क्वीन का नाम पूछा गया था कि जो गांधी जी के मूवमेंट से इंस्पायर होकर आज़ादी की लड़ाई में कूद गई थी और काफ़ी लंबा समय उनको अपनी जेल में बिताना पड़ा था। तो वो थी रानी नाम भी काफ़ी टफ है इनका, रानी जो भी है आप देख लीजिएगा। तो इनके बारे में, तो इनके जन्म के उपलक्ष्य में उनके योगदान को लेकर, जन्म के उपलक्ष्य में नहीं, इनके योगदान को लेकर भारत सरकार के द्वारा कुछ साल पहले टिकट जारी किया गया था। तो एक बार इनका आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर पहले लोकसभा स्पीकर, इजी क्वेश्चंस था। नोबेल पीस प्राइज़ हम देख चुके हैं। सार्क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, जिसमें सार्क के ईयर तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ सार्क के जो सेक्रेटरीज़ हैं उनकी भी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, जिसमें स्पेशली इंडिया के 1-2 नाम हाईलाइट थे। अगर वो हमको पता होते तो शायद हम उसको बना लेते, लेकिन सार्क इतना डिफंक बॉडी है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का सबसे ख़राब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसका कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। उसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस बनाना, ये तो सचमुच यूजीसी जैसे ही कोई संस्था कर सकती है। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन पेपर बना दिए इन्होंने, क्योंकि इस प्रकार के इररिलेवेंट क्वेश्चंस को वहाँ पर डाला गया था। सार्क के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस थे, 3-4 क्वेश्चंस तो बिल्कुल थे उसमें। फिर पूछा गया था एक रिक के फ्यूज्ड डिफ्रैक्टेड और प्रिज्मेटिक मॉडल जो था उसके ऊपर क्वेश्चन था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का आई थिंक, तो वो था। फिर एक क्वेश्चन था कि जनता पार्टी के रूल के दौरान लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो लोकसभा के जो स्पीकर थे उस वक्त बनाए गए थे वो थे KS हेगड़े जी, जो कि जज भी रह चुके थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो नई सरकार के साथ पुराने स्पीकर को हटाकर KS हेगड़े जी को बनाया गया था लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर। फिर एक इजी क्वेश्चन था कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हमारे देश में, पंचायती व्यवस्था जहाँ से लागू हुई, तो वो लागू करने के दौरान प्रधानमंत्री हमारे देश के कौन थे, टेन्योर किसका था। तो इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक काफ़ी ऑड और हाईली अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, जिसमें हमको अलग अलग हमारी लोकसभाओं का नंबर दे दिया गया था, 5th 6th 8th इस प्रकार से, और इधर एक कॉलम में दे दिया था नंबर ऑफ़ वुमेन MPs पार्लियामेंट्रियंस, और उनको मैच करना था। तो इतना पुराना डाटा था जिसको कि याद रखना बड़ा मुश्किल था। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट कंपाइल कर दी है, अलग अलग लोकसभा में कितनी वुमेन MPs इलेक्ट होकर आई थी, तो उनकी एक पूरी लिस्ट यहाँ पर अटैच मैंने कर दी है। फिर इकोलॉजी के ऊपर कॉन्सेप्ट था कि इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ये शुरुआती क्वेश्चन था जो पेपर में देने बैठा था उसके अंदर। फिर इंडो पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन थे, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो ट्रीटीज़ थी, एग्रीमेंट्स थे, उनको हमको क्रोनोलॉजी में जमाना था। अगर इंडस वाटर ट्रीटी को हम पहचान जाते कि वो सबसे पुरानी, सबसे मतलब इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ में से है कि उसका ईयर याद रहता, तो इस क्वेश्चन को बनाना काफ़ी आसान था। फिर एक क्वेश्चन था फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड, जहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड 4 हमको स्टेटमेंट्स दे दिए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन से सही है। तो उसमें एक स्टेटमेंट था, जैसे कि एक था कि टोटल 10 या 11 आई थिंक 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और एक था कि इसमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना भी ऐड किया गया। तो इस प्रकार से उसके 4 ऑप्शंस थे, जिसमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का जो है वो हमको हमारे आर्टिकल 51A में देखने को मिलता नहीं है, तो उस हिसाब से उस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से हम सॉल्व कर सकते। तो ये क्वेश्चन उसके ऊपर पूछा गया था। इसके अलावा ये हम अगर देखें क्वेश्चंस के नंबर, तो टोटल वो लगभग हो चुके हैं, 1 मिनट में काउंटिंग में नंबर देख लेता हूँ कितने क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए। 65, ये हो गया, ये 66, 67, 68, 69, 70,
इस प्रकार के 70 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने देख लिए। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस थे वो बुक्स और ऑथर्स के ऊपर थे, एकदम नए प्रकार की किताबों के नाम वहाँ मैंने पहली बार देखे, और चूँकि पहली बार उनको देख रहा हूँ तो उनके नाम याद रख पाना इतना पॉसिबल था नहीं, तो उनका मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। हालांकि अगर कोई और डिस्कस करे उस बारे में तो वो याद आ जाएंगे, लेकिन बाकी जो 30 क्वेश्चंस हैं उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी इररिलेवेंट थे, टफ थे और कॉन्सेप्चुअल तो नहीं, बिल्कुल फैक्चुअल थे, एकदम नए फैक्ट्स थे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन है 70, लगभग हमने डिस्कस किए 70 या उससे ज़्यादा ही होंगे। तो उसके बेस पर आप खुद ही अनुमान लगाइएगा कि पेपर 2 या शिफ्ट 2 जो आई थी वो ईजी थी या टफ़ थी। पेपर शिफ्ट 1 से कंपेयर करके देख लीजिए, वहाँ के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए। हालांकि कुछ दिनों में तो मिल ही जाएंगे हमको कि क्या क्या था आंसर के आने के बाद, लेकिन अगर मन की तसल्ली के लिए आप देखना चाहो तो कंपेयर कर लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपकी शिफ्ट का पेपर कैसा था और कट ऑफ क्या हो सकता है। तो ये इट इज़ अप टू यू। कट ऑफ तो वैसे बताना एक प्रकार से मूर्खता है, क्योंकि इतना सारा डाटा जो होता है वो हमारे पास होता नहीं है। तो सभी क्या करते हैं, टीचर्स पुराना उठाते हैं और उसमें प्लस माइनस 1-2% कर देते हैं और कट ऑफ बता देते हैं। वैसे उनका कोई मतलब नहीं होता, मीनिंगलेस होता है, यूज़लेस होता है। तो वहाँ पर हम जाते नहीं, लेकिन अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए, अपने आगे की प्रोसेस, अपने आगे के स्टेप्स को डिसाइड करने के लिए आप इस मेमोरी बेस्ड रिव्यू का यूज़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना है या नहीं करना है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। तो ये था हमारा एनालिसिस। ठीक लगे तो अच्छा, नहीं लगे तो भी अच्छा। थैंक यू।